नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को जैसा कि पिछले क्लास में एक संक्षिप्त वीडियो न्यायपालिका पर जुडिशरी इन इंडिया पर डाला था, आप लोगों ने उसको देखा, कुछ समझा भी होगा। आज उसी क्रम में हम दूसरे वीडियो की ओर हैं, दूसरा लेक्चर न्यायपालिका का, और ये बड़ा ही खूबसूरत एक पॉइंट पे मैंने इसको लिया है। और मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ हमारे देश में, और न्यायपालिका जो संघ की न्यायपालिका की चर्चा है उसको अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में है। और आपको यह भी थोड़ा चलते चलते जानकारी दे दें कि 2 दिन बाद, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन के बाद यानी 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। और उस दौरान जब पहले बार जब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित उस समय संख्या 8 हुआ करती थी, और 56 में इसमें संशोधन करके संख्या 10 कर दी गई, और सिलसिलेवार तरीके से इसको बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान में अब यह संख्या 31 है। तो एक संगठनात्मक ढांचे के तौर पर देखें तो भारत में जो न्यायपालिका है एक सशक्त, स्पष्ट और तमाम शक्तियों और भूमिकाओं से युक्त एक ऐसी संस्था है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि संविधान के भी संरक्षक की भूमिका निभाती है। तो आज उसी संस्थान में यानी उसी न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर 1-2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो हम बात करना चाह रहे थे कि एक बात यह है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, और एक है कि प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति। ध्यान रखिएगा, 2 तरह की नियुक्ति मैं बात कर रहा हूँ। एक तो हो गया प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक, और एक हो गया न्यायाधीश की नियुक्ति। लिखने पर मत जाइएगा, ज़्यादा सुनिएगा, ठीक है ना। तो प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति और न्यायाधीश की नियुक्ति। तो प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति या न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन मैं इसमें जिसके लिए आर्टिकल 124(2) में जाएंगे तो ये 124 क्लास 2 में ये सारा व्याख्या मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि वैवेकिक शक्ति है, यानी कि विवेकसिक शक्ति ये राष्ट्रपति की नहीं है। इसके लिए नियुक्ति के लिए अपना एक तौर तरीका है। तो प्रधान न्यायाधीश पर चूँकि हमने कहा कि पहले प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो मैं आज का जो विषय है मेरा, जो आपको बहुत ही मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के जो हम चर्चा करेंगे उसका एक अलग से एपिसोड देंगे। अभी हम प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की उस परंपरा की चर्चा करने जा रहे हैं जो 1973 तक वरिष्ठता के आधार पर होती रही, लेकिन 73 में इस वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। यानी कि जब से न्यायाधीशों की नियुक्ति की परंपरा आई तब से लेकर 1973 तक वही प्रधान न्यायाधीश नियुक्त होता था जो न्यायाधीशों में वरिष्ठ होता था। लेकिन 1973 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वरिष्ठता को त्याग दिया गया और वरिष्ठता के बजाय 3 स्टेप नीचे, यानी कि 3 सीनियर जज के होते हुए चौथे जूनियर, जो चौथे नंबर पे आते थे, श्री अजीत नाथ रे साहब को प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति कर दी गई। और ये अपने आप में चूँकि पहली बार था और ये अपने आप में उस परंपरा के उल्लंघन या परंपरा के खिलाफ दिख रहा था, इसलिए इसकी चर्चा लाजमी हो गई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1956 के विधि आयोग की भी थोड़ी आपको चर्चा कर देता हूँ। 1956 में विधि आयोग ने 2 बातें कही। 2 बातों में एक बात तो परंपरागत तरीके से चली आ रही थी, दूसरी बात उसमें जुड़ गई। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है ना, उसमें केवल वरिष्ठता ही ज़रूरी नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति में केवल वरिष्ठता नहीं वरन उपयुक्तता को भी स्थान देना चाहिए, यानी उपयुक्तता के आधार पर भी की जानी चाहिए कि केवल वरिष्ठ होने से प्रधान न्यायाधीश नहीं बनेंगे, अगर वो उसके लिए उपयुक्त हो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब वरिष्ठ भी हों और उपयुक्त भी हों, और माना वरिष्ठ हों उपयुक्त नहीं है तब तो हो सकता है किसी जूनियर को, जैसे कि 73 में मैं बताया कि इस तरीके का एक परिघटना हो गई
कि जब परंपरा चली आ रही थी कि साहब जो सीनियर जो होते थे न्यायाधीश, उनको ऑलरेडी 73 से पहले ये पता भी था कि साहब हम ही प्रधान न्यायाधीश आगे चल के बने, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही थी। लेकिन 73 में ये इस बात को एक प्रकार से इसका समापन हो गया कि नहीं, केवल सीनियरिटी के आधार पर प्रधान न्यायाधीश नहीं बनेंगे, एक प्रकार से उपयुक्तता भी हो। हालांकि 1956 के विधि आयोग की सिफारिश तुरंत लागू होते हुए दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब 56 में विधि आयोग ने यह बात कही थी, तब अगली बार जब न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई तो उसमें तो नहीं हुआ, उसके बाद तो हुआ नहीं, उसके बाद भी नहीं हुआ। यानी कि 56 से लेकर 73 तक के दरमियान अगर आप देखेंगे तो कम से कम आप 17 साल का फासला पाते हैं। क्यों? और इस 17 साल के दौरान में तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं, और उसके बाद किया तो लोगों को एक नई बात आ गई। तो ये नई बात क्यों हुई, इस पर भी सरकार ने लोकसभा में 5 प्रकार से सफाई दिया था। ठीक है, मैं उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो एक प्रकार से मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, और आप ये समझ भी सकते हैं कि 1956 में जो विधि आयोग ने उपयुक्तता शब्द जोड़ दिया था, उस सिफारिश को 73 में सरकार ने मान लिया। यानी 17 साल बाद सरकार ने उसको मान करके यह लागू कर दिया कि अब वरिष्ठता और प्लस उपयुक्तता, अगर वरिष्ठता व उपयुक्तता का अभाव है तो जो जूनियर होगा उसको उपयुक्त समझ के प्रधान न्यायाधीश बनाया जा सकता है। एक प्रकार से यह बात आई। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहूँगा, 1973 आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के उस मामले को नहीं भूल सकते जो मील का पत्थर है भारतीय संविधान के भीतर। 1973 जो सबसे बड़े संविधान पीठ के लिए भी जानी जाती है, मतलब पीठ के लिए जानी जाती है, सबसे बड़े पीठ के लिए जानी जाती है। इतनी बड़ी पीठ कभी बैठी ही नहीं। मैं बताना चाहूँगा 1973 के मामले में एक संवैधानिक विवाद तब खड़ा हो गया, 25 अप्रैल 1973 की बात है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो विनिश्चय जो भी अब निर्धारण आया के बाद परंपरा से हटकर सरकार ने 3 न्यायाधीशों, जो मैंने चर्चा किया, को नज़रअंदाज करते हुए चौथे नंबर पर जो जूनियर थे श्री अजीत नाथ रे जी, यानी जस्टिस अजीत नाथ रे जी को बना दिया न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश। अब इस पर सरकार की ओर से क्या सफाई आई लोकसभा में उस दौर में, मैं उसकी थोड़ी आपको डिटेल चर्चा करूंगा। इससे पता चल जाएगा कि सरकार क्या सोच करके ये किया, और क्या यह संवैधानिक कोई विडंबना खड़ी हो गई, कोई संवैधानिक समस्या खड़ी हो गई, कोई विधि मान्यता पर कोई सवाल उठने वाला है, कोई प्रॉब्लम आ गई क्या भाई, ये चीज़ देखने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और विस्तृत कर रहा हूँ, और इस विस्तार से ज़रा देखिए। दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें प्री के भी क्वेश्चन छुपे हैं, अगर भी मेन के आ जाएँ उसके क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो पूरी धारणा को आप औपचारिक तरीके से समझने का प्रयास। अगर हम इसको यह कहते हैं, यहाँ पर आते हैं, अगर फर्स्ट कहते हैं संवैधानिक उपबंध, क्या संवैधानिक उपबंध की दृष्टि से यह सही था? तो सरकार ने लोकसभा में जो सफाई दिया, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। सरकार ने कहा कि आर्टिकल 124 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता और कनिष्ठता यानी कि जूनियरिटी देखी जाए। चूंकि संविधान के आर्टिकल 124 में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो इस तरह से कोई संवैधानिक प्रॉब्लम तो है नहीं। तो संविधान के उपबंध के हिसाब से अगर इस हिसाब से देखें तो ये बात जायज़ है कि जब उसमें लिखा ही नहीं है कि वरिष्ठ होगा उसी को नियुक्त करेंगे, न वरिष्ठता है न कनिष्ठता की बात है, तो इसका मतलब है कि यह नियुक्ति उचित है। ठीक है, नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, वरिष्ठ ना सही जूनियर यानी कनिष्ठ को भी वह नियुक्त कर सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान दिखता नहीं है। दूसरी बात आती है कि 1956 में सरकार ने लोकसभा में बोला कि 1956 में विधि आयोग ने सिफारिश किया, और उस सिफारिश को मैं अब 73 में मान रहा हूं। देखिए, कोई भी आयोग हो, कोई कमेटी हो, उसकी सिफारिश को सरकार कब मानेगी
6 महीने में मानेगी, साल भर में मानेगी, 3 साल में मानेगी, आप कोई ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो जो 1956 में विधि आयोग ने कहा था कि वरिष्ठता के साथ उपयुक्तता, वरिष्ठता ही नहीं वरन उपयुक्तता का भी आधार होना चाहिए, सरकार का अपना यहाँ पर मत था कि हमने उस उपयुक्तता को ध्यान में रख करके ये नियुक्ति किया और यहाँ पर आप विधि आयोग की सिफारिश को वो मानने की बात करते हैं, यानी कि विधि आयोग की सिफारिश का यहाँ हवाला दिया। दूसरी बात में, तीसरी बात में उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका की बात कही। वहाँ एक प्रकार से उन्होंने अन्य देशों के उदाहरण दिए और साफ किया कि अमेरिका और इंग्लैंड में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति नहीं माना जाता है, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति को वरिष्ठता का आधार माना नहीं जाता। जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता आदमी, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका और इंग्लैंड में भी तो ऐसे ही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्यों सोचते हैं आप, इसमें सब कुछ क्लियर है। तो एक चीज़ क्या आ गया, एक चीज़ तो आ गया कि संवैधानिक, सरकार के हिसाब से कोई संवैधानिक लफड़ा नहीं है क्योंकि 124 में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है। दूसरी चीज़ में आता है यहाँ पर कि दूसरी चीज़ है कि विधि आयोग ने, ठीक है ना बच्चा, विधि आयोग ने 1956 में ये कहा था तो सरकार ने कहा साहब हम उसकी सिफारिश को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने दिया विदेशों का उदाहरण। क्यों? जो विदेशों का उदाहरण था उसमें अमेरिका के साथ इंग्लैंड है, जिसमें कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सीनियर लोग ही नियुक्त होते हैं, वहाँ पर भी तो ऐसा आधार नहीं। एक चौथी बात आती है और वो चौथी बात क्या है कि न्यायाधीशों के सामाजिक दर्शन की बात कही गई, सोशल फिलॉसफी, कि न्यायाधीशों की सोशल फिलॉसफी क्या है। उन्होंने कहा कि सोशल फिलॉसफी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन पर भी विचार करना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन पर, यानी कि न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश जब प्रधान न्यायाधीश बना रहे हो तो हमको ये देखना चाहिए कि उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन कैसा है। कहने का तात्पर्य है, अच्छा इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, यानी कि न्यायाधीश जो संविधान का मतलब जो न्यायपालिका संविधान के संरक्षक है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन, ये फिलॉसफी भी उनके अंदर होनी चाहिए। अब मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार ने अपनी 5 सफाई में एक सफाई ये रखा, लेकिन जो विधि पारंगत है, जो विधि विशेषज्ञ है, जो बरसों से न्यायाधीश के पद पर हैं, भाई प्रधान न्यायाधीश तो वही बनते हैं ना जो न्यायाधीश होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का पाठ उनको पढ़ाना है। और वो लोग कितने पीठ में, कितने संवैधानिक पीठ में, कितने विधियों के व्याख्या में कितना वक्त बिताया है, तो उनकी तो कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो सरकार ने अपनी सफाई में फ़िलहाल लोकसभा में यह बात भी कही, आप इसको उद्देशिका से, प्रस्तावना से, प्रेम्बल से आप जोड़ सकते हैं कि जो एक प्रकार से संविधान की कुंजी ही समझिए, और जिस आधार पर ये कहा गया है ये प्रस्तावना से थोड़ा लिंकअप होता है। लेकिन मैं ऐसा अपना व्यक्तिगत राय है कि कोई भी भारत का न्यायाधीश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन से विमुख है, मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर हमारी संविधान की दिशा और दशा टिकी हो, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता, उसका महत्व उजागर होता हो, वही संविधान के संरक्षक और उसी संविधान के संरक्षक के अंग जो हमारे न्यायाधीश हैं इस दर्शन से परिचित ना हो, ये बात थोड़ी कम हजम होती है। लेकिन फ़िलहाल जो लिखा है, जो सरकार ने लोकसभा में कहा है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो चौथे नंबर पर क्या बोला कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन से का भी मतलब एक प्रकार से विचार करने का उसे अधिकार है। किसे भी अधिकार है? सरकार को। सरकारों को न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी विचार करने का अधिकार है। ये पूरी लाइन है। अब आती है बात एक लास्ट में
कार्यकाल को लेकर, यानी न्यायाधीशों का कार्यकाल। आपने देखा होगा कि प्रधान न्यायाधीश के खास तौर से कार्यकाल बहुत कम रहता है। कभी कभी देखें बिरले ही होते हैं जो 3-3 साल 4-4 साल रह पाते होंगे, लेकिन जनरली 11 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1.5 साल, 1 साल, इसी के दायरे में अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि तो हमारे जो प्रधान न्यायाधीश उनके कार्यकाल सिमट के रह जाते हैं। असल में आपने देखे होंगे कि आप संविधान में पढ़ेंगे तो 65 वर्ष से तक ही वो न्यायाधीश रह सकते हैं, 65 वर्ष से अधिक वाले नहीं होते हैं। अब 65 वर्ष से 64.5 में अगर प्रधान न्यायाधीश बने हैं तो 6 ही महीने रहेंगे, 64 में बने हैं तो साल भर रहेंगे। तो ये डिपेंड्स ऑन कि कितने पीछे हैं वो। 63 में है तो 2 साल रहेंगे, 62 में रहेंगे 3 साल रहेंगे। तो ये चीज़ भी देखना है। तो सरकार ने क्या बोला, सरकार की ओर से यह भी तर्क आया कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त व्यक्ति, जो व्यक्ति को हम नियुक्त करने जा रहे हैं, कि अगर यह देख लिया जाए, मतलब उसका कार्यकाल अधिक दिनों का होना चाहिए। सरकार ने ये कहा कि अगर अधिक दिनों का होना चाहिए, लोकसभा में उसने कहा अधिक दिनों का होना चाहिए। अधिक दिनों का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इससे मुख्य न्यायाधीश को न्यायालय में एक निश्चित दिशा देने का अवसर प्राप्त होगा, मतलब उसे एक निश्चित दिशा देने का। क्योंकि जब प्रधान न्यायाधीश के तौर पर कुछ समय रहेंगे, कुछ वक्त ठीक से बिताएंगे, तो एक प्रकार से न्यायालय को, न्यायपालिका को बेहतरीन तरीके से दिशा दे पाएंगे और इससे न्यायपालिका एक अच्छे लाभ, एक अच्छे न्याय की ओर चली जाएगी। कहने का मतलब सरकार का ये रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बात आई संवैधानिक उपबंध की, कि आपने जब परंपरा चली आ रही थी कि सीनियर को ही हम प्रधान न्यायाधीश बनाएंगे, तो यह परंपरा 1973 में टूटी। और टूटी तो सरकार ने उस समय क्या सफाई दिया। एक तो उन्होंने 124 का हवाला दिया संवैधानिक उपबंध का कि 124 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वरिष्ठ ही नियुक्त किए जाएंगे, यानी किसी और को भी नियुक्त किया जा सकता है। किसी और का मतलब जूनियर का। और उसके बाद विधि आयोग जो 1956 थे, आप समझ चुके हैं, इसकी सिफारिश को एक प्रकार से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विदेशों का उन्होंने उदाहरण लिया और मजबूत करने के लिए। वैसे भी तो हमारा संविधान थोड़ा उधार का थैला है ही, दर्जनों देशों से हमने लिया ही है कुछ चीज़ें, तो क्यों ना यहाँ पर भी सरकार ने सोचा क्यों मौका चूकें। इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ये भी बता देते हैं। कम से कम काउंसलिंग कर रही थी, एक प्रकार से सरकार क्या कर रही थी मालूम है, लोकसभा को काउंसलिंग कर रही थी, उसको बता रही थी कि फालतू ना बोलो भाई, हमने जो हुआ है उसके पीछे की रीजनिंग में एक भी रीजनिंग ये भी है, विदेश का उदाहरण दिया। और एक चौथा रीजनिंग जो दर्शन दे दिया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दर्शन की जो बात कही। और पांचवी जो बात कही उन्होंने कि अगर थोड़ा पहले से रहेंगे, लंबे रहेंगे, तो न्यायपालिका को, न्यायालय को दिशा देना और काफ़ी ये सब चीज़ें संभव हो जाएंगी। तो कुल मिला जुला करके अगर विधि आयोग के सिफारिश को चलो हम मान लेते हैं, मानना भी चाहिए, जब आयोग आपने बनाया तो मान लिया। एक जो मजबूत आधार है विधि आयोग है, दूसरा उसके पहले जो मजबूत आधार है यानी कि जो संविधान के भीतर ही है। इसीलिए कहा जाता है इम्यूनिटी आपके अंदर है। तो इम्यून कहाँ से थे आप? संविधान ही, शरीर के भीतर ही इम्यूनिटी है। संविधान के भीतर ही न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी ये सब लिखा हुआ है। चूंकि ये परंपरा थी और ये पिछले 23 साल की परंपरा टूटी थी,